हेलो फ्रेंड्स, हम हैं आज की नस्ल जिसे दुनिया को एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद है और दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए हम निकल पड़ते हैं दुनिया के विभिन्न देशों की यात्राएं करना। हर किसी को यात्रा करना बेहद पसंद है और हर कोई अपने जीवन में एक बार यूरोप की यात्रा अवश्य करना चाहता है। क्योंकि यूरोप और यूरोप के देशों की लाइफ स्टाइल, वहाँ का आबो हवा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर और वहाँ का ऑल टाइम फेमस टूर डेस्टिनेशन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित जरूर करता है। लेकिन क्या जिस यूरोप को आज हम जानते हैं वो यूरोप और यूरोप के देश इसी प्रकार से स्वतंत्र थे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था। अगर हम मध्यकाल की बात करें, जिसको डार्क एज कहा जाता है, उस समय यूरोप में तरह तरह की पाबंदियां लगी हुई थी। वहाँ उस समय के लोग उस समय बहुत सारे नियंत्रण में रहते थे। सामंतवाद, चर्च का नियंत्रण और शासक का नियंत्रण और भी बहुत प्रकार से नियंत्रण वहाँ पर था। तो ऐसे क्या परिवर्तन हुआ यूरोप में, उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि ठाकुर और आप देख रहे हैं रविश ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन। बने रहिए अंत तक हमारे साथ, हम देखेंगे इस वीडियो में बहुत कुछ। तो दोस्तों, हमें यूरोप के इतिहास को जानने के लिए यूरोपीय पुनर्जागरण को जानना बेहद आवश्यक है। हम इसमें जानेंगे पुनर्जागरण का अर्थ, उसके कारण, उसके प्रभाव और उसकी विशेषताओं को। तो सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि ये पुनर्जागरण आखिर होता क्या चीज। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, लेकिन यहाँ पर मनुष्य के जागने से इसका आशय नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के एक नए चेतना के जागृत होने से है। 14वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में एक नई चेतना का जागरण हुआ। इस चेतना ने मनुष्य को मध्यकालीन अंधकार को समाप्त कर प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए प्रेरणा दिया। इस चेतना को ही पुनर्जागरण कहा गया। पुनर्जागरण अचानक घटित घटना नहीं थी, बल्कि यह दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम था, जिसे पुनर्जागरण शब्द से उन सभी भौतिक परिवर्तन का बोध हुआ जो मध्य युग के अंत में हमें दिखते थे, जैसे सामंतवादी प्रथा, दिशा सूचक यंत्र आविष्कार, पूंजीवाद की शुरुआत आदि शामिल है। अब मनुष्य विज्ञान की सहायता से अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगा। अब हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के कौन कौन से कारण थे। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं धर्म युद्ध, सामंतवाद का पतन, व्यापार का उदय, कुस्तुनतुनिया का पतन, भौगोलिक खोज और कागज और मुद्रण प्रणाली की खोज। जेरूसलम, जो कि एक पवित्र शहर था, इस शहर को लेकर मुसलमानों और ईसाइयों में 2 दशकों तक युद्ध चला। इस युद्ध में बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। इसे ही धर्म युद्ध कहा गया। इस धर्म युद्ध में बहुत सारे भौगोलिक खोजों और यात्राओं को प्रोत्साहन मिला और यूरोप के लोगों ने लंबी लंबी यात्राएं की, नए लोगों के साथ मुलाकात की और नए विचारों को आत्मसात किया। बहुत सारे लोगों ने यूरोप की ओर पलायन किया। अगर हम बात करें सामंतवाद के पतन को, तो सामंतवादी व्यवस्था जिसके शिखर पर हमेशा राजा और उसके रिश्तेदार रहते थे और प्रजा पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहता था, उसमें अंतिम वर्ग के व्यक्तियों को स्वतंत्र चिंतन और विचारों के आदान प्रदान की स्वीकृति नहीं थी। परंतु सामंतवादी परंपरा के पतन से साधारण व्यक्ति अब स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन कर अपना योगदान देने लगा और इस प्रकार से सामंतवाद का पतन हुआ। अगर अब हम बात करते हैं व्यापारवाद की, तो व्यापारवाद का विकास पुनर्जागरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारण था। यूरोपीय व्यापारी जेरूसलम तथा एशिया के तटों पर आकर बसे, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई। ऐसे व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नए संबंध बने। विचारों के साथ साथ धन में भी वृद्धि होती गई और साथ ही साथ नए व्यापारिक नगर जैसे वेनिस, इटली जैसे देश भी यहाँ पर स्थापित हुए। कुस्तुनतुनिया के पतन की अगर हम बात करें तो 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण बहुत से विद्वान, कलाकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक, विचारक आदि अपने ज्ञान को इटली, जर्मनी, फ्रांस ले आए। कुस्तुनतुनिया यूरोप तथा पूर्वी देशों को जोड़ने वाली कड़ी थी। चूंकि तुर्की लोगों के अधिकार से यूरोपीय व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे नई भौगोलिक यात्राएं प्रारंभ हुई। विज्ञान की बदौलत कागज और छपाई कला के आविष्कार ने लोगों को अब पहले से अधिक ज्ञानवान बना दिया। अब लोग
पहले की तरह अज्ञानी नहीं थे, बल्कि अब साधारण लोग भी पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। पुस्तकें जन साधारण की भाषा में लिखे जाते थे, जिसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता था। इसी समय एक नया विचारधारा, स्कॉलिस्टिक विचारधारा, जो अरस्तु के तर्कशास्त्र से प्रभावित था, वो चल पड़ा। उसे पुनः अरबों के ज्ञान को आधार मानकर प्रचलित किया गया, जिससे प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। अब हम पुनर्जागरण के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम साहित्य और चित्रकला पर बात करते हैं। मध्यकाल में साहित्य केवल धर्म के विषय पर लिखे जाते थे, जिस पर धर्म का एक अधिकार रहता था, परंतु इस समय साहित्य पर धर्म का नियंत्रण नहीं रहा। अब साहित्य धर्म के चार दीवारों से निकलकर जन साधारण तक पहुंच चुका था। चित्रकला में भी अब विभिन्न भावनाओं को दिखाने का प्रयास किया गया। लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकारों ने अपने विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग के माध्यम से अब लोगों की भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास किया। इसके साथ ही स्थापत्य कला और मूर्ति कला आदि में भी व्यक्तियों की भावनाओं को उकेरने का प्रयास किया गया और उनकी योग्यताओं को दर्शाने की कोशिश की गई। विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो अब व्यक्ति अपने निराशावादी जीवन को त्याग कर भविष्य में प्रवेश करने को उतावला था। विज्ञान ने उसके इस स्वप्न को पूरा करने का प्रयास किया। अगर हम धर्म की अगर बात करें तो धर्म भी पहले की तरह लोगों पर हावी नहीं था। अब लोग अपने तर्कों के आधार पर उसको परखते थे और दुनिया को अपनी खुली निगाहों से देखते थे, और धर्म में जो बातें उनको सही लगती थी उसे ही वह अपनाकर आगे बढ़ते थे। इस प्रकार से अब का जीवन जो है वो धर्म प्रधान न होकर कर्म प्रधान ज्यादा हो चुका था। दिशा सूचक यंत्र या कंपास जैसे आविष्कारों ने अब नाविकों को लंबी लंबी यात्राएं कर नए समुद्री रास्तों की खोज की और दुनिया के नक्शे को नए स्वरूप प्रदान करने को प्रेरित किया। वास्को डी गामा और कोलंबस जैसे साहसी नाविकों ने भारत और अमेरिका जैसे नए नए देशों की खोज की। इस प्रकार नाविकों की सहायता से यूरोप ने अन्य देशों के साथ संपर्क स्थापित किया। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं यूरोप के पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिन्होंने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। पुनर्जागरण की सबसे बड़ी विशेषता थी मानववादी जीवन में परिवर्तन। पहले जहां पर मानव के दुख दर्द तकलीफों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, अब मानववाद को सबसे ज्यादा महत्व प्रदान किया जाने लगा। पुनर्जागरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानववाद थी। इसमें मानव के जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव जीवन को सुधारने और उसके दुख तकलीफों को दूर करने पर जोर दिया जाने लगा। अब मनुष्य अपने जीवन को स्वयं विकास करने के लिए प्रतिबद्ध था, जिसमें उसे खुशी की प्राप्ति होती थी। अब जीवन में धर्म को लेकर भी नजरिए में परिवर्तन होना शुरू हुआ। अब मनुष्य धर्म रूपी बेड़ियों में जकड़ा हुआ नहीं था, बल्कि वह स्वतंत्र था और अपने विचारों और अपने चिंतन से दुनिया को बदलने को बेताब था। अब लोगों ने धर्म और विज्ञान में विज्ञान को चुना और प्राचीन वैज्ञानिक प्रयोगों को मान्यता प्रदान किया जा रहा था। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन की सहायता से बताया था कि पृथ्वी एक जगह स्थिर नहीं है, बल्कि वह सूर्य की परिक्रमा कर रही है। उसको आधुनिक कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिक अपने विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया और दुनिया को यह बताया। इसी समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति भी प्रारंभ हो चुकी थी। बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से उत्पादन प्रणाली में अभूतपूर्व विकास हुआ। और फ्रेंड्स, इन उद्योगों ने यूरोप को आर्थिक गति से काफ़ी मजबूत किया और साथ ही साथ इन उद्योगों में काम करने के लिए एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने अपनी भागीदारी यूरोप के विकास में सुनिश्चित किया। आज यूरोप एक विकसित देशों में गिना जाता है, जो कभी भी पीछे मुड़कर अपने आप को नहीं देखता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।